प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और काल विभाजन के उपरांत जो नामकरण के प्रयास किए गए हैं उनसे संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। हमने अभी जो हमारी क्रमिक जो क्लास चल रही है उसमें हमने मिस्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में पढ़ा। अब मिस्र बंधुओं में भी जैसे हमने बात की कि बहुत सारी खामियां थी, त्रुटियां थी और उसकी कुछ सीमाएं हैं कि उनका एक काल विभाजन का जो आधार था वो स्पष्ट नहीं था और नामकरण तो और भी ज्यादा स्पष्ट नहीं था। उसमें कोई नामकरण का कोई सार्थकता सिद्ध होती ही नहीं है। लेकिन अब जो इतिहास ग्रंथ आया है वो था रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें हिंदी साहित्य का माइलस्टोन कहा जाता है। और हिंदी साहित्य की कोई भी विधा हो वह डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के बगैर, उनकी आलोचना के बगैर, उनके टिप्पणियों के बगैर सार्थक सिद्ध नहीं होती। तो रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रस्तुत किया। यह जो इतिहास ग्रंथ था उसका जो काल विभाजन है वह पूरी तरह से सुबोध, सटीक और सरल है और हर चीज उन्होंने इतनी प्रभावशाली तरीके से सामने रखने की कोशिश की कि आज भी अगर हम संपूर्ण काल विभाजन की बात करें साहित्य के दृष्टिकोण से तो हिंदी साहित्य में जो सर्वाधिक मानक जो काल विभाजन है और उतने ही महत्वपूर्ण जो नामकरण है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सिद्ध होते हैं। इसके अलावा कोई भी साहित्य इतिहास लेखक उनके आसपास भी नहीं ठहरता। तो आइए देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया वो किस प्रकार से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वह पूरी तरह से तर्क सम्मत और तथ्यों के ऊपर आधारित है, पहली बात। दूसरी, उनका जो नामकरण का प्रयास है वह साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर है। अर्थात किसी भी कालखंड में अगर साहित्य की एक विशेष प्रवृत्ति प्रचलित रही हो तो रामचंद्र शुक्ल ने उस प्रवृत्ति के आधार पर उस कालखंड का नाम निर्धारित करने की कोशिश की है और नामकरण भी उनका बहुत ही उम्दा है, सार्थक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काल विभाजन की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका आरंभ जो मानते हैं वो संवत 1050 के आसपास से मानते हैं। तो 1050 से इन्होंने जो पहला खंड माना है वह है 1050 से 1375 संवत तक। अब ये जो संवत है ये लगभग 57 वर्ष अंतर पैदा करता है। इस कालखंड का नाम उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। ये ध्यान देने की योग्य बात है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रारंभिक काल है, हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है उसका क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। ठीक है। हालांकि बाद में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी कालखंड का आदिकाल नाम सुझाया गया जिसे सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और आज भी हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद आते हैं अपन पूर्व मध्यकाल पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो भागों में विभाजित किया और उनकी विशेष प्रवृत्तियों को ध्यान पे रखते हुए उनका नामकरण भी किया। तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल के प्रारंभिक काल को उन्होंने नाम दिया पूर्व मध्यकाल और इसकी अवधि उन्होंने मानी संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। तो ये जो कालखंड है इसका रामचंद्र शुक्ल नाम देते हैं भक्ति काल, चूंकि उस समय भक्त कवियों ने बहुत ही आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर बहुत मूल्यवान साहित्य सृजित किया और यह जो साहित्य था अपने विचारणा पक्ष से, अपनी वैचारिकता से, अपनी मूल्यपरकता से और सामाजिक संदेश की वजह से हिंदी साहित्य का स्वर्णिम साहित्य कहलाने का अधिकारी हुआ। अर्थात जो मूल्य भक्ति काल में कवियों द्वारा निर्धारित किए गए वो आज भी उतने ही जरूरी हैं, प्रासंगिक हैं और अपनी अर्थवत्ता रखते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य का यह जो काल है ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नाम से संबोधित किया जाता है। तो बहुत बार ये प्रश्न भी आता है कि हिंदी साहित्य के किस कालखंड को स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब है भक्ति साहित्य को या भक्ति काल को।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल के प्रारंभिक भाग को क्या नाम दिया? भक्ति काल। इसके बाद जो उत्तर मध्यकाल है, अर्थात मध्यकाल का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, रामचंद्र शुक्ल उस कालखंड को रीति काल के नाम से संबोधित करते हैं और इसकी अवधि मानते हैं संवत 1700 से 1900 तक। यह वह कालखंड है जहां मुगल काल अपनी जड़ें हिला चुका था, अर्थात मुगल सत्ता जो है वह अब डाउनफॉल होने लगी थी। मुगल सरकार की जड़ें हिलने लगी थी और लोग भोग विलास में अपना समय ज्यादा गुजारते थे। तो इस समय जो साहित्य सृजित हुआ वह सौंदर्य उपासना और वासना पूर्ति का एक माध्यम था। इसलिए इस कालखंड को रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के नाम से संबोधित किया, चूंकि इस काल में रीति ग्रंथों का बहुसंख्या में निर्माण हुआ था। ये आगे की बात है कि रीति ग्रंथ क्या होते हैं, उनका हम आगे की क्लासों में पता लगाएंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड का नाम दिया रीति काल और इसकी अवधि मानी है 1700 से 1900 संवत। अब जो अंतिम जो कालखंड है, जब हम पाश्चात्यकरण करने लगे थे, चाहे वो हमारे परिवेश का हो, चाहे हमारे वातावरण का हो, चाहे हमारे पहनावे का हो, हमारे लाइफ स्टाइल का हो, और चाहे वो पढ़ने लिखने के ढंग से हो। अब यहाँ पर अंग्रेजी शासनकाल में हम पाश्चात्यकरण करने लगे और वेस्टर्न लिटरेचर को भी देखने समझने लगे और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गद्य की प्रवृत्ति भारतीय साहित्य में आने लगी और हिंदी साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। तो इस कालखंड का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल के भी उन्होंने एक विशेष उपमा से संबोधित किया और उसका नाम है, उस उपमा का नाम है गद्य काल। चूंकि इस समय गद्य रचनाएं बहुसंख्यक मात्रा में लिखी गई और पहले का जो साहित्य हमारा काव्य हुआ करता था, अब वह गद्य में परिवर्तित होने लगा, अर्थात कविताएं भी या काव्य भी लिखा जाने लगा। लेकिन गद्य का जितना विस्तार हुआ और जितना बहुविधाओं में विस्तार हुआ, वह काव्य का उतना नहीं बन पाया। गद्य की विभिन्न विधाएं, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो, आलोचना हो, डायरी हो, रिपोर्टाज हो या पत्रकारिता हो, ये गद्य की बहुत सारी विधाएं इसमें प्रचलित होने लगी। तो रामचंद्र शुक्ल ने उस हाल को, उस परिवेश को और उस साहित्यिक क्रांति का जो उत्थान उस समय हुआ, उसको समग्र रूप से संबोधित किया आधुनिक काल के रूप में। और इस कालखंड की जो अवधि उन्होंने बताई है संवत 1900 से अब तक, अर्थात संवत की बात करें तो लगभग ईस्वी सन में वो 1850 के बाद का जो समय है, ये जो समय है वह नवीन क्रांति का समय है। इस आधुनिक कालखंड को भी रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल में पुनर्जागरण काल और नवजागरण काल के नाम से संबोधित किया है। तो इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल का जो ये काल विभाजन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कालखंड को न केवल हिंदी साहित्य का जो प्रॉपर स्वरूप होता है उसमें बांटा, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने हिंदी साहित्य को अपभ्रंश काल से स्वीकार कर लिया है, जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन आदि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वह अपभ्रंश काल से मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ हिंदी के, या जिस कालखंड से हिंदी भाषा मुकम्मल रूप से साहित्य में देखी गई, उसी कालखंड से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं, पहली बात। दूसरी, उन्होंने कालखंड जब निर्धारित किया तो बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उस कालखंड का निर्धारण किया। और जब वो नामकरण करते हैं तो नामकरण में भी उन्होंने बहुत सार्थकता और संक्षिप्तता बरती। रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो नाम सुझाए गए हैं बहुत ही उपयोगी हैं, सटीक हैं, संक्षिप्त हैं और सीधे सीधे काव्य की प्रवृत्तियों से संबंधित है, किसी कवि विशेष से संबंधित नहीं है जैसा कि ग्रियर्सन में था। किसी राजनीतिक पक्ष को उजागर नहीं करते जैसा कि ग्रियर्सन ने किया था। मिस्र बंधुओं की तरह वो बिल्कुल सूखा सूखा नाम भी नहीं देते कि प्रवृत्ति का पता ही न चले। तो रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वह काल विभाजन और नामकरण के दृष्टिकोण से अब तक का सबसे बढ़िया, सार्थक और सरल सुबोध नामकरण और कालक्रम का निर्धारण था। और आज भी हिंदी साहित्य में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाए गए काल विभाजन और उनके नामकरण को ही फॉलो किया जाता है। यह
बहुत बड़ी बात है।